नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। तो लीजिए, आज हम फिर आ गए हैं 24वां मॉक टेस्ट लेकर, जिसका विषय जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र है। अब हमें आज एक कमेंट मिली थी कि अनीता देवी जी जिसमें बोल रही थी कि आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर एक टेस्ट बना दीजिए, मॉक टेस्ट। तो हम अनीता देवी जी के कहने पर ही आज ये मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो आपको लगता है कि किसी विषय पर आपको प्रश्न चाहिए मॉक टेस्ट में, तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम वही मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की निम्नलिखित समीक्षा किसने की है। मिमेसिस का अर्थ इमिटेशन के अर्थ में इतना भिन्न नहीं है कि उसमें सर्जना की भी अंतर्भाव न हो सके। अरस्तु के अनुकरण का अर्थ यथार्थ मात्र नहीं है, वह पुनः सर्जन का पर्याय है और उसमें भाव तत्व और कल्पना तत्व का यथेष्ट अंतर्भाव है। उसमें सर्जना और सर्जना के आनंद की अस्वीकृति कदापि नहीं। तो ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी या डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा। तो जो सही ऑप्शन है हमारा इसका पहले प्रश्न का वो है दूसरा वाला, डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा प्रश्न देखते हैं, काव्य संबंधी मान्यताओं में प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की क्या थी? कल्पना परक, व्यक्ति परक, आदर्श परक या यथार्थ परक। तो सही उत्तर है दूसरे प्रश्न का यथार्थ परक, यानी कि चौथा वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित मत किसका है आपको बताना है। कला में अभिव्यक्त भाव निर्व्यक्तिक होते हैं, इसमें र और आ जाएगा ऊपर, वो लगाया नहीं है इसमें। और कवि अपने को कृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्व्यक्तिक हो ही नहीं सकता। आइए रिचर्ड्स, लॉन्जाइनस, टी.एस. इलियट या बेनेदेत्तो क्रोचे। तो इसका सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला, यानी कि टी.एस. इलियट, क्योंकि उन्होंने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया था। इसमें आपको ये कथन पढ़कर भी समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को सिनेस्थीसिस का सामंजस्य या संतुलन का सिद्धांत भी कहा है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है हमारा चौथे प्रश्न का डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पांचवा प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन का धर्म परक अर्थ निम्नलिखित में से किसने दिया है? प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, वर्जीज, प्रोफेसर बूचर या कार्ने। तो इसमें से जो यथार्थ परक नहीं, धर्म परक अर्थ बताना है आपको किसने दिया है। तो सही उत्तर है हमारा पहला वाला, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे। बाकी के बारे में भी बता देती हूँ आपको। जो वर्जीज हैं उन्होंने चिकित्सा परक अर्थ दिया था विरेचन का, और बूचर जो है प्रोफेसर बूचर 3rd नंबर पे, उन्होंने कला परक अर्थ दिया था, और कार्ने ने नीति परक अर्थ दिया था। तो इन्होंने विरेचन के अलग अलग अर्थ जो है बताए थे अरस्तु के विरेचन के। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बाकियों के भी बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक लेख जो था वो किस लेखक की समस्त आलोचना का आधार है? आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ, हॉरेस या इलियट। ये इंग्लिश में ही लिख दिया है मैंने यहाँ पे लेख का नाम। तो छठे प्रश्न का हमारा सही उत्तर है चौथा वाला, इलियस, यानी कि टी.एस. इलियट। पूरा नाम आपको पता होने चाहिए, ये बात मैं शुरू से हर वीडियो में बोलती हूँ। किसी व्यक्ति का, किसी साहित्यकार का नाम भी आपको पूरा पता होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ पुस्तकें हैं। लेफ्ट साइड में क्रोचे, रिचर्ड्स, अरस्तु, होरेस। पुस्तकों के नाम पॉलिटिका, एस्थेटिक, आर्स पोएटिका, मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो आप जब इसको मिलाएंगे थोड़ा आपको समय भी लगेगा, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरा वाला, यानी कि 2, 4, 1, 3 मिला देते हैं। क्रोचे का सही उत्तर है एस्थेटिक, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम एस्थेटिक है। रिचर्ड्स की पुस्तक का नाम है मीनिंग ऑफ मीनिंग, अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिका, और हॉरेस की पुस्तक का नाम है आर्स पोएटिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवें प्रश्न में है कि यह किसने कहा, काव्य की भाषा सामान्य आदमी की भाषा ही होनी चाहिए? रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन या इलियट। तो आठवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, वर्ड्सवर्थ। और आपको पता ही है काव्य भाषा का सिद्धांत किसने दिया है। इससे आप जो है इनमें पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र में यही बात है कि आपने जो सिद्धांत का नाम भी पढ़ा होता है ना, उससे ही आप काफ़ी कुछ समझ जाते हैं। कथन वगैरह भी आएंगे, उसमें भी समझ जाएंगे। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यता इनमें से कौन सी नहीं है, ये बतानी है। यूजीसी में अधिकतर ऐसे ही प्रश्न आते हैं, है वाले प्रश्न नहीं पूछते इतने जितने कि नहीं है वाले पूछते हैं। तो पहला है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे आ की मात्रा आएगी न के ऊपर।
गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। छंद कविता के लिए अनिवार्य है और भाषा में कृत्रिमता, आडंबर आदि बाद के कवियों की देन है। तो जो इसमें से गलत मान्यता है वो बतानी है हमें। तो हमारा इसमें से सही उत्तर है तीसरा वाला। उत्तर हमारा सही तीसरा वाला है, लेकिन ये मान्यता गलत है। छंद कविता के लिए अनिवार्य है ऐसा नहीं कहा था वर्ड्सवर्थ ने। उन्होंने उसकी महत्ता को स्वीकारा था पर उसे अनिवार्य नहीं कहा था। तो आपको इसी प्रकार से जो है पहचान करनी है, कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो। 10वां प्रश्न है, व्यंजना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी नीरस नहीं लगता। यह किसकी मान्यता है? रिचर्ड्स, प्लेटो, कोलरिज या फिर अरस्तु। तो सही उत्तर है इसका तीसरा वाला, कोलरिज। 11वां प्रश्न है, प्रथम पाश्चात्य आलोचक जिन्होंने आलोचना का दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा के साथ समन्वय स्थापित किया वो कौन है इनमें से? कोलरिज, प्लेटो, अरस्तु या मिल्टन। तो इसका सही उत्तर है हमारा बिल्कुल सही, जो 10वें का हमारा सही है वही इसका सही है, यानी कि पहला वाला कोलरिज। अब हमें इसमें से गलत कथन छांटना है 12वें प्रश्न में से। 3 गलत कथन छांटने का मतलब यही है कि 3 हमें इसमें सही मिलेंगे। पहला है, कल्पना प्रतिभा की उपज है, रम्य कल्पना प्रज्ञा की। मैंने रम्य कल्पना के ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये फैंटेसी है ताकि आगे भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, कल्पना के एकीकरण और समंजन में सरलता व मार्मिकता होती है जबकि रम्य कल्पना में नहीं। कल्पना का संबंध मस्तिष्क से है जबकि रम्य कल्पना का संबंध आत्मा व मन से है। कल्पना अंतः प्रेरणा से सामग्री ग्रहण करती है जबकि रम्य कल्पना स्मृति मात्र होने के कारण इसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। आपको इन कथनों को बहुत ही आराम से दिमाग लगा के अपना पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो इसमें जो अगर हम देखते हैं गलत कथन हमें इसमें से छांटना है, तो हमारा पहला वाला देखें तो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला भी हमारा बिल्कुल सही है और चौथा वाला भी हमारा बिल्कुल सही है। जो इसमें से गलत कथन है वो है हमारा तीसरा वाला, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है। कल्पना का संबंध आत्मा व मन से होता है जबकि रम्य कल्पना का संबंध मस्तिष्क से होता है। फैंटेसी की बात कहाँ पे आती है? दिमाग पे, दिमाग से जुड़ा होता है। जब मैंने आपको पूरा ये टॉपिक कल्पना फैंटेसी पढ़ाए थे तो मैंने आपको बिल्कुल इसमें उदाहरण भी दिए थे। आप फैंटेसी का सबसे अच्छा उदाहरण जो है हैरी पॉटर भी ले सकते हैं, जहाँ पे दिमाग को प्रयोग करते हुए बहुत कुछ उसमें पात्र और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई डाली गई हैं। तो रम्य कल्पना में आपको मस्तिष्क की ज़रूरत होती है और साधारण आप कल्पना भी करते हैं बैठे हुए तो कई बार आप मन से बहुत कल्पना से जुड़े होते हैं। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि कल्पना का संबंध मस्तिष्क से है जबकि रम्य कल्पना का संबंध आत्मा व मन से है। उल्टा रहेगा, कल्पना का संबंध आत्मा व मन से है जबकि रम्य कल्पना का मस्तिष्क से है। इसलिए सही उत्तर हमारा तीसरा वाला है, परंतु गलत कथन तीसरा वाला है, यही छांटना था हमें। 13वां प्रश्न देखते हैं, अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? 4, 5, 6 या 7। बहुत आसान सा प्रश्न होगा कईयों के लिए, आपको फिर उनके नाम भी पता होने चाहिए। त्रासदी यानी कि दुखांतक, जिसका अंत जो है दुख में होता हो। तो इसके जो अंग माने हैं अरस्तु ने, वो माने हैं थर्ड वाला 6। तो 6 अंग ये कौन कौन से मैं नाम बता देती हूँ एक बार। कथानक है, चरित्र चित्रण है, पद रचना है, विचार तत्व है, संगीत है, दृश्य विधान है। यानी कि एक त्रासदी में ये सारे अंग होने चाहिए। 14वां प्रश्न है, गलत मेल छांटना है। गलत मेल यानी कि 3 सही होंगे इसमें से। अरस्तु का समय काल देख लीजिए आप, इसमें वर्ड्सवर्थ का समय काल देखिए, कोलरिज का देखिए, इलियट का देखिए। जब आप इन्हें चारों को पढ़ेंगे और अगर आपको समय काल अच्छे से पता है तो आप इसमें से गलत वाला तो निकाल ही लेंगे। तो 14वें प्रश्न का जो गलत मेल है वो है हमारा चौथा वाला, यानी कि ये वाला गलत है, यानी कि उत्तर हमारा ये वाला सही है। इलियट का समय काल जो है 1870 से नहीं है, 1888 से है। 1888 से 1965, ये वाला सही है 1965, लेकिन ये हमारा जो है गलत है। 1870 की जगह होगा 1888। बाकी 3 ऊपर के जो हैं वो हमारे सही है। तो हमें तो अपना गलत मेल छांटना था, तो हमारा उत्तर जो है चौथा वाला इसमें जो है सही उत्तर है, लेकिन मेल गलत है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब है ये स्थापना और तर्क वाला प्रश्न। ऐसे भी यूजीसी नेट में बहुत सारे आते हैं। एक आपको स्थापना दी गई है यानी कि असर्शन है, और उसका जो है रीज़न दिया हुआ है तर्क। तो हमें बताना है स्थापना क्या है कि संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एक मन की अनुभूति से दूसरा मन प्रभावित हो, और उसका तर्क क्या दिया है कि अनुभूतियों में समानता जितनी अधिक होगी संप्रेषण उतना ही सुगम व सफल होगा। यहाँ बिंदी भी आएगी ऊपर। तो आपको बताना है ए सही आर गलत है, या ए गलत आर सही है, या दोनों ही गलत हैं, या दोनों ही सही है। आप पढ़िए इसे, समझिए और फिर उत्तर लगाएंगे। तो हम इसका उत्तर क्या पाएंगे? चौथा वाला ए व आर दोनों सही है।
इसमें लिखा है कि संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एक मन जो सोच रहा है, मैं जो बात अपनी दूसरे तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मेरी अनुभूति से, मेरी बात से दूसरा मन प्रभावित हो, तभी तो संप्रेषण हो पाएगा। चाहे तो बात के जरिए हो, चाहे मेरे इशारों के जरिए हो, चाहे मेरे हाव भाव के जरिए हो। तर्क क्या है कि अनुभूतियों में जितनी ज़्यादा समानता होगी, जो मैं अनुभूति कर रही हूँ वही अगर दूसरा व्यक्ति अनुभूति कर लेगा, तो हमारा संप्रेषण यानी हमारा कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा सुगम और सफल होगा। बिल्कुल रीज़न सही है। इसलिए एक मन के अनुभूति से दूसरा मन भी प्रभावित हो, तो तर्क यही रहेगा कि जितनी समानता अधिक होगी, संप्रेषण उतना ही सुगम व सफल होगा। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा आपने लगाया होगा। स्कोर आप मुझे बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कमेंट में, तो चाहती हूँ कि आप बताएं। और आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हम सब पढ़ रहे हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स आए हैं, जो अभी देखना शुरू किए हैं वीडियोज़, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप पढ़ते रहें। और आपका आज नोटिफिकेशन आ ही गया है कि अभी पोस्टपोन हो गया है एग्ज़ाम, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। और आप लोगों को टाइम और मिल गया है, समय मिल गया है आपको और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए। आप और भी ज़्यादा अभ्यास कीजिए प्रश्नों का। इस समय जो होता है पेपर से पहले अभ्यास का ही समय होता है। टाइम मैनेजमेंट का जो है ध्यान बिल्कुल रखना है। टाइम आपको पेपर में जितना टाइम मिलेगा एक प्रश्न के लिए, उससे कम टाइम लेकर अभी आपको चलना है। 5 सेकंड तो कम आप रख के ही चलिए। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो आप पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और आपका ये मानकर चलिए, सकारात्मक भावनाएं रखनी चाहिए मन में कि मेरा पेपर इस बार क्लियर ज़रूर होगा। एक बार को भी मन में ये लाना ही नहीं है कि पेपर नहीं होगा कि होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। बस मेहनत कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, सकारात्मकता बनाए रखिए, यानी कि पॉजिटिविटी की बात है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी कोरोना से पॉजिटिव ना हो, लेकिन अपनी सोच से पॉजिटिव सबको होना चाहिए। इसी बात के साथ धन्यवाद।